Guys, what's up? I hope you all doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the quick revision session for polity for UPSC as well as for KAS batch. राइट, ये पॉलिटी आप सबके लिए है। रिवाइज सेशन चलेगा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले लेक्चर से और इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा। ज़्यादा टाइम इन द सेंस मेरा कहने का यहाँ पर मतलब नहीं, हम कॉन्सेप्ट्स को उतना डीप नहीं जाएंगे जितना मैंने बैच में आपको समझाया था। यहाँ पर क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि इस पीडीएफ को 4-5 बार रिवाइज करना है तो आपके सभी क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। ये सारा कंटेंट जो है लक्ष्मीकांत से है, आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, लेकिन लक्ष्मीकांत को रिवाइज करना जब होता है बहुत मुश्किल होता है रिवाइज करना। एक बार पढ़ना पड़ता है इन डेप्थ में, उसके बाद रिवाइज के लिए उसके नोट्स चाहिए होते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करवाऊंगा। कौन कौन सा कीवर्ड होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। पार्ट्स में आ जाएगा। पार्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि पार्ट फर्स्ट आएगा, इसमें हम ये एक्ट्स की बात करेंगे। पार्ट सेकंड जैसे आएगा प्रियम्बल की बात करेंगे। पार्ट थर्ड जो आएगा फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। पार्ट फोर्थ तो जाएगा डायरेक्ट। इस तरीके से हम इनको कंडक्ट करेंगे। ठीक है। आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। एज यू ऑल नो दैट इस एकेडमी के थ्रू आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती हैं। राइट, अभी तक अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जो है अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी वाला रिवीजन वाला सेशन। ठीक। उसके बाद दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, जो भी आपने नहीं पढ़ा उसको एज इट इज़ रहने दो। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आप जो है सी सेट पे काम करना शुरू कर दो। यू हैव 1 month लेफ्ट फॉर केस एग्ज़ाम एंड यू हैव ऑलमोस्ट 15 days 13 days फॉर द UPSC विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन 10th October। राइट, तो सी सेट पे काम करो। अगर आप GS में 200 में से ऑलमोस्ट 150 भी लाते हो ना तब भी, लेकिन सी सैट में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 66 मार्क्स नहीं आते हैं तो दैट मीन्स आपका ये चेक ही नहीं होगा, बाहर हो। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो GS को पास करते हैं लेकिन सी सेट को नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ पर। इसलिए बी स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत है। एक बार आपको कंटेंट पढ़ना होता है, उसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना था, जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ाऊँगा रिवाइज किस तरीके से करना, आप सब कुछ सीखोगे यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहली बात हम यहाँ पर करेंगे ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एम्पायर अंडर द कंपनीज रूल। सबसे पहले हम कंपनी रूल की बात करेंगे 1773 से लेकर 1858 तक यहाँ पर हम चलेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का मतलब क्या होता है, ये सारा कंटेंट मैंने आपको जो है ये सारा कंटेंट जो है ये सारा लक्ष्मीकांत का है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मीकांत को बाइबल बोला जाता है। किसके लिए? UPSC के लिए, प्री के लिए। ठीक है, तो सभी कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर होंगे, उसके बाद ही आपको जो है करंट अफेयर समझ में आएगा, अदरवाइज करंट अफेयर आपके पहले ही नहीं पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सबसे पहला एक्ट 1773 का है और उसके बाद हम 1858 तक आ जाएंगे जिसको बोला जाता है कंपनीज, जिसको बोला जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन। हम पढ़ेंगे एक्ट जिसको क्वींस, जब क्वीन आती है, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जितने भी एक्ट्स हुए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। डिजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको पता था कि पहले गवर्नर जो होता था बंगाल को, उसको गवर्नर से पुकारा जाता था, लेकिन उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर को किस में किया गया कन्वर्ट? गवर्नर जनरल में। ये किस एक्ट में? आपको बोलना है 1773 एक्ट में। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था, ये इसका नाम क्या था? आपको ना लॉर्ड वारन हेस्टिंग, बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद ठीक है, इस एक्ट के जरिए से मैं बता रहा हूँ ये एक्ट क्या बोल रहा है। मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो भी गवर्नर था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर्स थे उनको सब ऑर्डिनेट किसके अंडर रखा गया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, जो कि वारन हेस्टिंग था। प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट कब बना? कलकत्ता में 1774 में। कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस। उस टाइम पे एक चीफ जस्टिस रखा गया और 3 अदर जस्टिस। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सर आजकल के टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है उसके कितने जज हैं? एक तो चीफ जस्टिस तो होता ही है, उसके साथ और अदर जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता करना है।
प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। अगर कोई भी कंपनी जो होते हैं, कंपनी के सर्वेंट्स जो होते हैं, मतलब मुलाजिम जो होते हैं, वो अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट ट्रेड, एक होता है कंपनी का ट्रेड, अगर कोई पर्सनल ट्रेड कोई करता है, प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स वो प्रोहिबिट किया गया है इस कंपनी रूल के हिसाब से। किस हिसाब से? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें क्या किया गया है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया है टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। टू असिस्ट द गवर्नर जनरल का मतलब N+4 बनाया गया है। N+4 का मतलब क्या होता है? जैसे आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? वो होता है एक प्राइम मिनिस्टर होता है और उस काउंसिल में जो इसके साथ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ABCD 50 मिनिस्टर्स, 60 मिनिस्टर्स हैं, 70 मिनिस्टर्स होंगे, इनको क्या बोला जाता है? ये मिनिस्टर्स होते हैं। और इन मिनिस्टर्स का काउंसिल जो होता है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्लस लिखूंगा मैं सपोज 70, तो ये बन गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बन गया कॉन्सेप्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आजकल के टाइम पे आज चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या था? N+4। उस टाइम N कौन था? N था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, और उसके साथ 4 मेंबर जो ऐड किए गए थे। ये किस हिसाब से था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और 4 मेंबर्स ये असिस्ट करते थे। किसको? गवर्नर जनरल को असिस्ट करना। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखना। N+4 स्ट्रक्चर किस में था? ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ N+4, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, उनको इस तरीके से याद आता है, थ्योरी याद नहीं रहती आप लोगों को। N+4 स्ट्रक्चर, N था गवर्नर जनरल और 4 थे जो इसके बाकी काउंसिल के मेंबर्स जो थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो थे, जो असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल बंगाल। क्यों यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बोलूंगा मैं? क्योंकि यहाँ पर उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल को ही नाम दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, उसको सब ऑर्डिनेट किया गया था इसके साथ। उसके बाद आ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। याद रखना इसमें, टू रेटिफाई द डिफेक्ट्स, ठीक है, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रखना, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, समझना इस बात को, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें जितने भी डिफेक्ट्स थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट कब किया गया है? 1781 में, और इसी को नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट से क्या लाया गया है? पिट्स इंडिया एक्ट, आपको याद रखना है, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स क्या है? टिप्स पे पता होना चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, जो भी कंपनी के फंक्शंस थे, उनको अलग कैटेगरी की गई है। कमर्शियल फंक्शंस क्या रहेंगे कंपनी के, और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या, ये इसमें बताया गया है। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको COD बोला जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप क्या करोगे? कमर्शियल अफेयर्स को क्या करोगे आप? मैनेज करोगे। बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कंफ्यूज नहीं होना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या दिया गया। देखो, C हो गया स्टार्ट कोर्ट से, C हो गया मतलब कमर्शियल से, तो इस तरीके से आप याद करो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सा अथॉरिटी दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं? वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेगा? वो करेगा पॉलिटिकल। तो मैंने पहले ही बोला था ना, एक कमर्शियल था एक पॉलिटिकल था। कमर्शियल दिया गया है किसको? कमर्शियल दिया गया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, C से जो होता है, और पॉलिटिकल बच गया, फिर वो किसके रहेगा? वो पॉलिटिकल फंक्शन रह गया। और ये किसको दिया गया है? आपको बोलना है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाएगा। 10 इस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। कंसेप्ट आया समझ? डबल सिस्टम का मतलब क्या था? डबल गवर्नमेंट का मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट क्लियरली किया गया। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट की? जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, आई थिंक 1784 है, ठीक है, 1784, राइट, हाँ। इसमें क्या बताया गया? कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, ठीक है, पोजीशंस इन इंडिया। जो कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया, जो कंपनी जो थी यहाँ पर, ठीक है, जिस टेरिटरी पे थी, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो गोवा में थी, आप बोल सकते हो वेस्ट कोस्ट में थी, ठीक है, आप बोल सकते ईस्ट कोस्ट, जहाँ जहाँ पर कंपनी थी, मतलब कंपनी का मतलब यहाँ पर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। उन टेरिटरीज को क्या नाम दिया गया जहां पर वो कंपनीज थी? उनको बोला गया है ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ही आपको याद रखना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस एक्ट के जरिए से क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट से, इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो लंदन में गवर्नमेंट थी, उसको वो सुप्रीम कंट्रोल रहा, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहा। जो भी कंपनी काम कर रही थी, कहाँ पर? जो कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, उस कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में था? आपको बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था यहाँ कंपनी के जरिए से, वो सारा कंट्रोल किस में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। उसके बाद आया नेक्स्ट चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट आ गए 1833। मैंने क्या बोला?
73 रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बोला, 1784 मैंने पिट्स इंडिया एक्ट बोला। अब देखो ऑर्डर देखो 1833, इस तरीके से क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, पहले क्या आया उसके बाद क्या आया उसके बाद क्या आया। अब यहाँ पर देखो फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर अब ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइजेशन किया। आपको खुद पता है सेंट्रलाइजेशन किसको बोला जाता है, जैसे आपको पता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब फेडरलिज्म जिसको आप बोलते हो, और यहाँ पर क्या है लोकल गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर फाइनल स्टेप लिया गया है ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज करने के लिए। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे, मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो सेंट्रलाइजेशन किया गया, अभी तक जो गवर्नर जनरल था ये कहाँ का था, ये बंगाल का ही था। अब इसको किसका गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, मतलब सेंट्रलाइजेशन का स्टेप लिया गया। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसको बोला जाता है, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना मैंने अभी क्या बोला, मैंने यहाँ पर क्या बोला, अगर आपको याद होगा मैंने बोला वारन हेस्टिंग ये बन गया गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन मैंने अभी क्या नाम बोला दूसरा, विलियम बेंटिक मैंने बोला, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो क्या बना, विलियम बेंटिक बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि गवर्नर जनरल का लिस्ट आपको मॉडर्न इंडिया के लिए भी याद रखना पड़ता है। मॉडर्न इंडिया में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर जनरल की लिस्ट के ऊपर, कौन सा गवर्नर जनरल पहला था, कौन सा गवर्नर जनरल लास्ट, किसके टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी है ये आपको चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम जो मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बताया था आपको, एक सेकंड रुको, हाँ विलियम बेंटिक तक मैंने बोला था। विलियम बेंटिक को क्या बनाया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो कौन था, वो मैंने आपको ऊपर बताया है, वो था वारन हेस्टिंग्स। उसके बाद डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद पता है, मैंने बोला था पहले, तो इससे पहले वाला एक्ट जो पहला वाला एक्ट जो था उसमें क्या किया था, गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास को बनाया गया था सब ऑर्डिनेट, किसके अंडर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को के लिए सब ऑर्डिनेट बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, इसको डिप्राइव किया गया, खत्म ही किया गया, और सीधे रखा गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही नाम रखा गया। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, जो भी ब्रिटिश इंडिया है पूरा पावर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, समझ आई है। तो उसके बाद जो होता है, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल जो था एज ए कमर्शियल बॉडी वो यहाँ पर खत्म किया गया है, ठीक है, विच बिकेम ए पुअरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मैंने पहले ही बोला था ऊपर वाला एक्ट अगर आपको याद होगा, मैंने बोला दो पार्ट्स में किया गया था, एक क्या किया गया था, एक बनाया गया पॉलिटिकल बॉडी और बनाया था कमर्शियल बॉडी। कमर्शियल बॉडी के लिए क्या बनाया था, बीओडी, और ठीक है, कमर्शियल बॉडी के लिए क्या बनाया गया था, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कमर्शियल के लिए क्या था, ड्यूअल सिस्टम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला गया है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया है। अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, यहाँ पर सिविल सर्विस के लिए ओपन सिस्टम किया गया है, किसमें, 1833 में। ये आपको याद रखना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, आप खुद देखो 20-20 साल के बाद, यहाँ पर देखो आप ध्यान से लगाओ, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड 1773, 20 साल बड़ा हो कितना हो गया, 1793, फिर 20 साल और बढ़ाओ कितना हो गया, 1803 और 1813 हो गया। उसके बाद कितना है, 1833 है, उसके बाद कितना है, 1853, इस तरीके से ये चलता गया। लेकिन अब यहाँ पर याद रखने के लिए आपको कैसे रखना है, 73 तो हो गया लेकिन 93 नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर लूप होल्स रह गए ना। लूप होल्स रहने के बाद इसको बनाया गया है 1784 में ही लाया गया, बन गया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद ये नहीं आया, फिर ये आ गया सीधे 1883, फिर 20 साल बाद सीधे 1853। आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 1833 ये मैंने इसका बताया आपको, अब 1853 सीधे देखो। 1853 की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मैकुले कमेटी ने किया है इसको 1854 में, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, ये एक्ट लाया गया है 1853 में, और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इसमें किया गया इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन, किसके लिए, सिलेक्शन के लिए, आपको ओपन कंपटीशन सिलेक्शन के लिए रखा गया है, और रिक्रूटमेंट किन के लिए, सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट की बात की गई। मैकुले कमेटी आपको डिटेल में पढ़नी होती है, मेंस के लिए यहाँ पर जरूरत नहीं है। इट फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल का काउंसिल मैंने आपको क्या बोला था, N+4 जैसे कैटेगरी वाली मैंने बात की थी ना, इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल का काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको बोला जाता है। तो इसमें की फंक्शन जो है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को
सेपरेट किया गया है 1853 में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऑफ द काउंसिल। यहाँ पर क्या, पहले में क्या था N+4 वाली कैटेगरी, लेकिन यहाँ पर क्या है N+6 में बात करूंगा, यहाँ पर N+6 की मैं बात करूंगा, मतलब एक तो N+4 था लेकिन एडिशनल N+6 करूंगा, तो टोटल अगर देखूंगा कि N+10 जैसे बन रहा है। बस इतना आपको याद रखना, एडिशनल 6 न्यू मेंबर्स को लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लगाया गया है, ठीक है, मतलब जिसको बोला जाता है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन की गई है, जैसे कि गवर्नर, मैंने क्या बोला था N+4 था पहले, फिर N+ ऐड किया गया, 6 मोर को ऐड किया गया, मतलब क्या होता है N+4+6। लेकिन ये सभी जो थे ये ब्रिटिशर्स थे, यहां पर कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, कोई भी इंडिया नहीं था, लेकिन यहां पर जो है इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन लाए गए हैं, ठीक है, जो जहां पर इंडियंस को भी रखा गया है, किसमें, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था। आउट ऑफ 6 में से, आउट ऑफ 6 मेंबर, जो 6 मेंबर्स ये ऐड हुए थे, 4 वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंसेस, 4 को लोकल प्रोविंसेस से उठाया गया है, मतलब इन 6 में से 4 को लोकल प्रोविंसेस में उठाया गया है, ठीक है। लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा। कहां से ये 4 थे आपको बोला, मद्रास से एक था बॉम्बे से, एक था बंगाल से और एक था आगरा से। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ये समझ आया यहां तक, ये कंप्लीट आपका। अब लास्ट जो आपका है दैट इज क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट जिसको बोला जाता है, मतलब आप इसको बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके तुरंत बाद ही जब इन्होंने रेस्टोरेशन की है, किन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस उन एरियाज को कंट्रोल में लिया, जो कि किसकी वजह से हुआ था आपको बोलना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था उसके बाद ही एक्ट आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोला 1858, आल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है सीधे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर जो भी था पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहाँ पर इंडिया में, वो सारा पावर ट्रांसफर किया गया और किसको दिया गया है। अब देखो यहाँ पर ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। अब ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, क्वीन, आपने नाम सुना को क्वीन का नाम। एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया और ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन, और पूरा पावर किसके अंडर चला गया, क्राउन के अंडर। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका देखेंगे, चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसराय ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइसराय किसको बोला जाता है, सॉरी वाइसराय कब लाया गया आपको बोलना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 में लाया गया, जो कि क्वींस प्रोक्लेमेशन जिसको बोला जाता है या क्राउन रूल जिसको बोला जाता है। इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है आपको बोलना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया गया है अब वाइसराय ऑफ इंडिया। मैंने 3 बातें बोली, पहले कौन था, पहले गवर्नर था स्टार्टिंग में, उसके बाद कौन बना, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसके बाद क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, उसके बाद अब क्या बना आपको बोलना है वाइसराय अब बना। मतलब आपको क्या ट्रेंड याद रखना है, ट्रेंड ये याद रखना कि पहला गवर्नर कौन था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, या पहला गवर्नर जनरल कौन था वो मैंने आपको बताया, वारन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पहला कौन था मैंने आपको बोला, वो कौन था, विलियम बेंटिक। इसका मतलब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले विलियम बेंटिक था, तो वही क्या बन गया, वो बन गया ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी, क्योंकि इसके ट्रेंड तक, इसके तक मतलब विलियम बेंटिक तक क्या था, विलियम बेंटिक तक था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन जो ही विलियम बेंटिक आ गया, मतलब जो ही मत नहीं बोलूंगा, विलियम बेंटिक के ही टाइम पे, जो उसका टाइम पीरियड था, उसके ही टाइम पीरियड में बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहा, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहा, मतलब वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। लेकिन अगर आपको ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद क्या लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद किसको लाया गया है, लाया गया है वाइसराय को। तो ये वाइसराय का मतलब किसके टाइम पे ये हुआ, ये वाइसराय बना, उस टाइम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम यहाँ का क्या गवर्नर जनरल था। इसका मतलब लॉर्ड कैनिंग जो था वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी है। क्यों, उस टाइम यहाँ का जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उस टाइम लॉर्ड कैनिंग था। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ आ रही है, मेरा कहने का मतलब ये ट्रेंड आपको याद रखना था। अब यहां पर चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय वाज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि अब डेफिनेटली जब कंपनी को खत्म ही किया गया, मतलब पोस्ट कौन सा खत्म हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि कंपनी खत्म हो गई, ठीक है, पूरा पावर अब क्राउन के पास चला गया। तो दैट मीन्स अब वो डिजिग्नेशन उसने चेंज, उसने बोला वाइसराय। दैट मीन्स मुझे बोलो ये वाइसराय कौन हो गया, ये डायरेक्ट कंट्रोल किसके, वो ये कहां से आएगा ये वाइसराय,
ये आएगा लंदन से। दैट मीन्स जैसे कि आप ये समझो कि यहाँ का गवर्नर जो है, जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है यहाँ पर, ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके, सेंटर के कंट्रोल में, और गवर्नर यहाँ पर चला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल एक्चुअली किसके पास है, सेंटर के पास। एग्जैक्टली क्रावन के पास था पूरा, और उसने अपनी जगह पर यहाँ पर कौन रखा है, वाइसराय रखा है। वाइसराय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग क्या बना, फर्स्ट वाइसराय बना, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था ये। एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यहाँ पर डबल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म किया। मैंने आपको बोला था वो वाला पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम, मैंने कमर्शियल और पॉलिटिकल वाला सिस्टम मैंने बताया, वो यहाँ पर खत्म हो गया बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डेफिनेटली मैंने क्या बोला था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या था, ये कमर्शियल एक्टिविटीज को ये इनको दिया था। ठीक है, इनको दिया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दिया गया था, पॉलिटिकल। दैट मीन जब डबल, इसका इसी को मिलाकर क्या बन गया, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ पर, डबल गवर्नमेंट। लेकिन जब डबल गवर्नमेंट के खत्म किया, दैट मीन इसका कहने का इनडायरेक्टली मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी खत्म किया गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर एबॉलिश्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरीके से ये आया। और ये भी याद रखना, ये आया किस एक्ट से, वो भी आपको याद रखना है। फिर एबॉलिश किससे हो गए, आपको इस चीज से इस तरीके से लिंक करना है, क्योंकि सिविल सर्विस अबाउट कनेक्टिंग द थिंग्स, आपको कुछ चीजों को कनेक्ट करना। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी भी अगर लिंक कर पा रहे हो तो करो, आप हिस्ट्री अगर लिंक कर पा रहे हो तो करो, अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट इसके साथ लिंक कर पा रहे हो तो वो कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को लिंकेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब आप एक ब्रॉड आंसर भी लिख पाते हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होती है। इट एस्टेब्लिश्ड 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट फॉर द सेक्रेटरीट। इसने क्या किया, 15 मेंबर काउंसिल अब बनाया। पहले क्या था, N+4 वाला बनाया, ठीक है, N+4 बनाया। उसके बाद क्या बनाया गया, N+4+6 बनाया गया। उसके बाद अब ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है N+15, सीधे N+15। अब यहाँ पर याद रखें N+15 का मतलब क्या होता है, N कौन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा N कौन है, आपको बोला है N यहाँ पर वाइसराय है, याद रखना N यहाँ पर वाइसराय है। यहाँ पर लिखा गया इट एस्टैब्लिश्ड 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी फॉर इंडिया, सॉरी वाइसराय नहीं, ये N रहेगा सेक्रेटरी यहाँ पर है, ठीक है। ही वॉज आल्सो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल का चेयरमैन रहेगा, और इसके साथ जो 15 मेंबर्स रहेंगे ये किसको ये करेंगे, सेक्रेटरी को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन किन किन चीजों को जहन में रखना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने बोला पहला N+4 स्ट्रक्चर, वो मैंने बोला था N+4+6 था, ठीक है, एडिशनल, मैंने एडिशनल बोला था, एडिशनल इसलिए प्लस किया गया, और N+15 मैंने किया। अब ये N में नहीं रखूंगा, मैं इसको N नहीं रखूंगा, ये N को मैं हटा देता हूं, ये N नहीं है। सपोज ये मैंने रखा यहाँ पर, ये कोई ये X है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये कोई X मैंने रखा। अब यहाँ पर जो है N+, ये N जो था ये कौन था, आपको बोलना है, ये था, सॉरी, ये था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बन गया था। उसके बाद ये क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन था, ये X जो था, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर एक तो वाइसराय आएगा और आएगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो ध्यान में रखना, इस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कितने लोग जो है असिस्ट करेंगे, 15 लोग असिस्ट करेंगे। और दूसरा ये क्वेश्चन आपने सुना भी होगा, ये नाम आपने नाम सुना होगा, मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। फिर वहां पर वाइसराय भी होता है और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर और इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज लार्जली कन्फाइन्ड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी बाय विच इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को किसी तरीके से इंप्रूव किया जाएगा, और दूसरा जो होता है, इंडियन गवर्नमेंट जो होता है इसको सुपरवाइज कहाँ से किया गया था और कंट्रोल कहाँ से मिल रहा था, पूरा इंग्लैंड से। उसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या होता है, इट इज ठीक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है। अब क्यों, फीचर्स देखेंगे, मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद ए लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर ये इंडियंस को क्या रखा गया है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में यहाँ पर इंडियंस की भी अब शुरुआत हो गई है। मतलब मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पर लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इट दस प्रोवाइडेड दैट वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सीनियर इंडियंस, ठीक है, शुड नॉमिनेट इंडियंस, ठीक है,
एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जो यहाँ पर जो वायसराय का काउंसिल था, मैंने आपको क्या बोला, X+15 वाला था, अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियंस को, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, ये ऑफिशियल मेंबर्स काउंसिल के नहीं रहेंगे, ये क्या रहेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। मतलब काउंसिल को और एक्सटेंड किया जाएगा और भी कुछ ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इंडियंस, लेकिन ये कौन से वाले इंडियंस है आपको बोलना है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रखे गए हैं इंडियंस में से। तो काउंसिल को एक्सटेंड करना है, मतलब इंडियंस के लिए इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया, एक्सपेंशन स्टार्ट होना शुरू हो गया काउंसिल में। इनिशिएटेड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय, ठीक है, रीस्टार्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सॉरी लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे, ठीक है, एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन के पहले मैंने सेंट्रलाइजेशन बोला था, मतलब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को हटाकर पूरा दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, मतलब वही बनाया गया था फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मतलब वहां पर सेंट्रलाइजेशन किया गया, लेकिन यहां पर वापस कॉन्सेप्ट आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब रेस्टोर किया गया, ठीक है, रिस्टार्ट नहीं, रेस्टोरिंग, रेस्टोर किया गया है लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, जिसको पहले क्या किया गया था, खत्म करके पूरा दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। इट दस रिवर्स्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द, यहां पर जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी 1773 में वो किया गया था ना, सेंट्रलाइजेशन किया गया था, मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को किसके अंडर रखा गया था, आपको बोलना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, लेकिन अब वो फिर से वापस आपको देखने को मिला, इसी को बोला जाता है रिवर्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। एस्टैब्लिश्ड 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। यहाँ पर 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, एक बंगाल में, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही, खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर ऑफ गांधी, ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है। और पंजाब में क्या रखा गया है, ये 3 नए लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस बनाए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, आपको ये पता होने चाहिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं। इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी आएगा जम्मू कश्मीर में, अगर इमरजेंसी आएगी, ठीक है, या किसी स्टेट में इमरजेंसी आती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डिसीजंस लेते हैं, वहां पर किसको पावर दिया जाता है, किसके कॉन्करेंस में होता है, वो सब कुछ एग्जैक्टली यहां पर भी जब वायसराय को एक एडिशनल पावर दिया गया है, मतलब वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है, वो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉन्करेंस की जरूरत नहीं होती है, वो ऑर्डिनेंस इमरजेंसी जो ही लगेगी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली अगर स्टेट में ऑर्डिनेंस लगानी हो, सॉरी इमरजेंसी इशू करनी होती है, इमरजेंसी अगर लगानी होती है एक स्टेट में, तो वहां पर क्या बनता है, बैठता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठता है, ठीक है, फिर डिसीजन करना पड़ता है, फिर क्या करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिले, कोई कॉन्करेंस नहीं है, वो आप खुद कर सकता है, क्या कर सकता है, वो इमरजेंसी लगा सकता है, मतलब इसको एडिशनल पावर दिया गया है, ठीक है। लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ्स, जो ऑर्डिनेंस इशू करते थे ये 6 मंथ्स था, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी अगर कभी क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, वो भी 6 मंथ्स, फिर उसका एक्सटेंड किया जाता था 1 साल के लिए, इसी तरीके से वो आगे आगे हम पढ़ेंगे, उस टाइम भी 6 मंथ्स। इसका मतलब आप देखते हो ना, बारोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप देखोगे यहाँ पर प्रीएम्बल, वो चीज़ें कहाँ से आई हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना, हम यूएसए से कुछ प्रोविजंस को लिया गया, यूके से कुछ प्रोविजंस को लिया गया है, जर्मनी से लिया गया, जापान से लिया गया, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मतलब इस एग्जैक्टली ये पहले चल रहा था, तो उन प्रोविजंस को लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मॉडिफाई किया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंडिया की सोसाइटी को देखकर, इंडिया की डाइवर्सिटी को देखकर इन प्रोविजंस को मॉडिफाई करके इंडिया के लिए सेट किया गया। अगर आज यहाँ पर भी देखोगे, प्रेसिडेंट रूल लगता है 6 मंथ्स तक होता है, फिर उसी को कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, फीचर इसके बात करेंगे, फीचर्स, इनलार्जिंग द साइज एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल जो था और प्रोविंशियल काउंसिल जो था, इसको एक्सटेंड किया गया, यहां से भी, यहां से भी। इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को बढ़ाया गया, एंड गिव देम पावर्स ऑफ डिस्कसिंग बजट। अब ये क्या करेंगे, ये बजट को भी डिस्कस करेंगे, कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगा, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में बजट आता है एग्जैक्टली वहां पर भी ये होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगा, ये बजट को डिस्कस करेगा एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव्स, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो किसके साथ डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स के साथ। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको आप क्या नाम बोलते हो, मॉरल रिफॉर्म, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, दैट मीन्स हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते थे मॉरल रिफॉर्म, ठीक है। लॉर्ड मॉर्ली वाज द सेक्रेटरी एंड लॉर्ड मिंटो क्या था, वायसराय। अब क्वेश्चन आप हो जाओगे, सॉरी कंफ्यूज आप हो जाओगे कि ये कौन था और वो कौन था, मतलब वायसराय कौन था और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये मैंने लिखा मॉर्ली,
MO मॉर्ली, MI मिन, ठीक है, मिंट और मॉर्ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, सेक्रेटरी कौन बना और वाइसराय कौन बना, ठीक है। MOS याद रखो, MOS हो गया मॉस, बस आपको मॉस ही याद रखना है, MOS मॉस। MOS मॉस का मतलब क्या होता है, मॉस का मतलब, MO का मतलब होता है मॉर्ली, ठीक है, MO से निकला मॉर्ली, S का हो गया सेक्रेटरी, तो मॉर्ली जो बना ये सेक्रेटरी बना, ऑटोमेटिकली आप मिंटो खुद बताओगे वो वाइसराय होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस चीज को। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया। इट प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइस एंड गवर्नर, यहाँ पर इंडियंस को रखा गया है किसके साथ, वाइसराय और गवर्नर्स के साथ, ठीक है, इंडिया का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, यहां पर एसोसिएशन होती है विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट, ठीक है, यहां पर पहला कौन बना इंडिया की तरफ से, आपको याद रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपने वो मूवी देखी होगी ना, क्या नाम है उसको, शादी में जरूर आना, वो मूवी देखी होगी आपने, जो सिविल सर्विसेज पे मूवी बनी हुई है, उसका नाम क्या होता है उस लड़के का जो IAS क्वालिफाई करता है, उसका नाम है सत्येंद्र होता है नाम, बस यही आप याद रखो, यहाँ पर सत्येंद्र उसका नाम था। बिकेम द फर्स्ट, ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, ये क्या बना, यहाँ पर लॉ मेंबर बना। मैंने पहले बोला यहाँ पर एसोसिएशन, इंडियंस के लिए एसोसिएशन बनाई गई है, उनको जगह दी गई है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऑफ वाइसराय, किसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और यहाँ पर सत्येंद्र को पहला बनाया गया है और ये लॉ मेंबर बना है। गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स, यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, जितने भी अभी तक मैंने एक्ट्स या रेगुलेटिंग एक्ट्स मैंने बताया या काउंसिल एक्ट्स मैंने बताया, मैंने किसी में भी बात नहीं की सेपरेट इलेक्टोरेट की। दैट मीन फर्स्ट टाइम मैंने बात की सेपरेट इलेक्टोरेट के, मतलब 1909 से शुरू होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा आपको, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, वहां पर लिखा होगा 1773, वहां पर लिखा होगा 1784, वहां लिखा होगा 1833, ठीक है, उसके बाद लिखा होगा 1858, उसके बाद लिखा होगा 1861, ठीक है। दैट मीन 17 और 18 में मैंने बात ही नहीं की कहीं पर सेपरेट इलेक्टोरेट। जो ही मैं 19 में आ गया, 19 में तो पहला वाला कौन सा था, आपको बोले सर 19 में पहला वाला 1909 आ गया ना, मतलब यहां पर ही मैंने बात किसकी की है, मैंने बात की है सेपरेट इलेक्टोरेट की। फिर किसको दिया गया वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड होता है। यूपीएससी में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस होते हैं 100, उसमें से कम 20 से 30 क्वेश्चंस आप सीधे कर सकते हो, वो भी मुश्किल से, मतलब सीधा कर सकते हो जो आपने पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन। बाकी जितने भी 70 क्वेश्चंस होंगे वो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो घुमा देता है दिमाग को, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना है, इस तरीके से आप इन एक्ट्स को अप्रोच कर सकते हो, सेपरेट इलेक्टोरेट किस में आया हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। और जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, इसी को लिंक में करूंगा एक और चीज याद रखने के लिए। आप बोलोगे उसी टाइम जो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भी लॉ मेंबर बनाया गया, दैट आप लिंक कर रहे हो चीजों को, ठीक है। तो दिया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे 1919 हम पढ़ेंगे, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट बात की जा रही है, सिक्स की बात की जा रही है, दलित्स की बात की, आगे आगे हम देखेंगे क्रिश्चियंस की बात की जा रही है सेपरेट इलेक्टोरेट। इसी तरीके से यहां पर मैंने बोला आपको अभी मुस्लिम्स की बात की गई है। और यहां पर इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर कौन सा रिप्रेजेंटेशन लाया गया है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया है, दैट इज कम्युनिटी के रिलेट किया गया है। और कौन सी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब यहां पर लॉर्ड मिंटो वाज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, दैट मींस डेफिनेटली फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला ही जाएगा, क्योंकि यहां पर ही तो लाया गया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटीज को अलग अलग रिप्रेजेंट दी गई है, मतलब यहां पर देखो मुस्लिम्स को मिल रहा है। बिगिनिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन इन द काउंसिल, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन स्टार्ट हो गए काउंसिल में, ठीक है, रेजोल्यूशंस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 4 स्टार लगा लो, मैं वो तो बोल रहा हूं 5 स्टार इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम होता है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, नीचे लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब मॉन्टेगो कौन है और चेम्सफोर्ड कौन है, ये आपको जानना है। किसको वाइसराय बोला जाता है और कौन सा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक फीचर्स क्या बताए गए हैं, रिलैक्सड द सेंट्रल कंट्रोल over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects। यहां पर क्या किया, सेंट्रल कंट्रोल जो था,
सेंटर का कंट्रोल किनके ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। अबे यार आप याद रखो, अगर सेंटर का कंट्रोल गवर्नर के ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर है सपोज, तो दैट मींस कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, उस गवर्नर के ऊपर कंट्रोल जो है सेंटर का कम रहेगा। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। सेंटर का कंट्रोल किन के ऊपर था, प्रोविंसेस के ऊपर था, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। ये लिखा है रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स किए जाते हैं, सेंटर के सब्जेक्ट्स अलग किए गए और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स अलग किए गए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स के बारे में, किसको क्या दिया जाता है। यहां पर ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आता है। डिवाइड प्रोविंशियल प्रोविंसेस इनटू टू पार्ट, जो मैंने पहले ही बोला आपको, सेंटर को अलग किया गया है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग किया गया है। जैसे आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्करेंट होता है और सेंटर की लिस्ट, इस तरीके से आप पास याद रखो। तो यहां पर जो था, जो आपको जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को क्या किया गया है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हाँ सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांसफर्ड है और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। आपको मतलब जो प्रोविंसेस की बात की जा रही है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, उनको दो पार्ट्स में, एक बनाया गया है ट्रांसफर, दूसरा बनाया गया है रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो होते हैं टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर, यहां पर ट्रांसफर को कौन करेगा, ये एडमिनिस्टर आपको बोलना है गवर्नर करेगा। ठीक है, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, डेफिनेटली उसको इसके साथ कौन रहेंगे, मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहां पर मिनिस्टर्स आपको याद रखना है। ठीक है, देख दूसरे क्या होते हैं, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर। दूसरे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो है वो भी गवर्नर करेगा। एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर फिर से मैं पढ़ रहा हूं, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वायर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव। यहां पर क्या होंगे, ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा, जो मिनिस्टर्स होंगे वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो यहां पर जो है ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप ट्रांसपोर्ट रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की बात करोगे, उसको भी एडमिनिस्टर गवर्नर ही करेगा, लेकिन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन और इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है विदाउट, ठीक है, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग, और इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आपको यहां पर याद रखना है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाली पॉइंट तो लेंथी था। दूसरा है डायआर्ची, आपने नाम सुनोगा, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ड्यूअल का मतलब दो, जिसको नाम दिया गया डायआर्ची। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। आपने सुना होगा नाम, इंडिया का जो है लेजिस्लेचर कौन सा, आपको मतलब बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट में। एग्जैक्टली ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब यहां पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, उन्होंने ये फीचर कब ऐड किया गया, आपको बोला ये फीचर जो है ये ऐड हुआ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। बाइकैमरियल लेजिस्लेचर की भी बात की गई है और थोड़ा सा डायरेक्ट इलेक्शंस की भी बात की गई है कंट्री के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स देखो क्या क्या मैंने बोला यहां पर जो होता है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग हो गए इसमें। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर और रिजर्व बनाया गया, ट्रांसफर को एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर, एड ऑफ मिनिस्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और इसी तरीके रिजर्व सब्जेक्ट्स आपके पास है जिसको एडमिनिस्टर गवर्नर करेगा, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेस्पॉन्सिबल नहीं लाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इसी तरीके से जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, ठीक है, जैसे आप क्या पढ़ते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो रेस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए। जब हम आप प्राइम मिनिस्टर आप पढ़ते हो ना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां पर इसी तरीके का आइडिया आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं, चीजों को लिंक करना सीख लो। अच्छा जी, ये तो यहां तक हो गया। उसके बाद क्या बताया सर आपने, इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस, हाँ यहां तक हो गया। हाँ नहीं, अभी बाइकैमर, हाँ इट रिक्वायर्ड दैट 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ आर इंडियंस। इसमें क्या बताया गया है, जो वाइसराय मैंने एक्स लिखा था प्लस 6 मेंबर्स, एक्स प्लस 6 मैंने लिखा। अब उस एक्स प्लस 6 मैंने क्या किया है, इसमें तीन जो है 6 में से 3 जो है 3 अलग। ठीक है, इट रिक्वायर्ड दैट 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें जो 6 मेंबर्स थे उसमें से 3 जो हैं वो क्या होंगे, वो इंडियंस होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदर देन कमांडर इन चीफ, लेकिन वो इंडियंस जो होंगे वो कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा, उसमें से कोई भी कमांडर इन चीफ रहेगा नहीं रहेगा। आ रही बात समझ? ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आप देना चाहते हो ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, JKPSC जिसको बोला जाता है, उसको भी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, हेंस ए सेंट्रल
पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बोला जाता है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी आजकल के टाइम पे, कमीशन वाज सेटअप इन 1926। तो उसके बाद इसको नाम दिया गया है 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जनरली हम आज क्या पढ़ते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, ठीक है, कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या आप ये बोल सकते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब कुछ इसी में देखने को आपको मिलेगा। IAS वाईएस जो बनते हैं वो यहाँ पर ही मैंने आपको बोला था, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये हो गया। हाँ, कहाँ था मैं यार, इसमें इतना कंटेंट है, समझ नहीं आ रहा कौन सी लाइन कहाँ गई है। हाँ, उसके बाद इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। लोगों को यहाँ पर फ्रेंचाइज दिया गया है, ठीक है, लोगों को फ्रेंचाइज मिल रही है यहाँ पर। जैसे आप क्या करते हैं, आप वोटिंग करते हो ना, वोटिंग किस बेस से करते हो, ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर फ्रेंचाइज की बात की जा रही है टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कुछ लोगों को दिया गया है राइट, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ उनकी प्रॉपर्टी कितनी, उनको वो टैक्स दे रहे हैं या उनकी एजुकेशन क्या है, इस तरीके से। दैट मीन्स पूरी फ्रीडम नहीं थी लोगों को, राइट टू वोट सबके लिए नहीं था। इसलिए तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब आप नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हो तो नेहरू रिपोर्ट में बोला जाता है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स। दैट मीन्स यहाँ पर वुमेन्स को अभी कोई राइट नहीं था, कोई फ्रेंचाइज नहीं था। यहाँ पर जो है फ्रेंचाइज दिया गया था कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को, वो भी किसी बेसिस पे, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेस पे। एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मैंने अभी बोला था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था किनको, सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने आपको बोला था मुस्लिम्स को, कहां पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, जिसको मॉरल रिफॉर्म बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेक्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 वाला। और इसमें जो दिया गया है, ये एक्सटेंड किया गया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किस को, याद रखना, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। किनको, सिक्स को भी, क्रिश्चियंस को भी, एंग्लो इंडियंस को भी और यूरोपियंस को भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1909 को लिंक करो किसके साथ, 1919 के साथ। किस तरीके से लिंक करना, जब तक आप लिंक करके ये दो चीजें नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको कुछ पले नहीं पड़ेगा। यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, यहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, लेकिन किनको, मुस्लिम्स को। ये हो गया क्लियर, बस इतना ही मैंने बोला था। यहां पर बात की गई है किसकी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन यहां पर एक्सटेंशन दिया गया, एक्सटेंशन का एक्सटेंड किया गया। किन के लिए आपको बोलना है, सिक्स को भी दिया गया, क्रिश्चियंस को भी दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया है और यूरोपियंस को भी दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, पता कर लेना और बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, हु आर एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियंस कौन है। और आपको पता है एंग्लो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको कौन नॉमिनेट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखना ना, हु आर एंग्लो इंडियंस, ठीक है। इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब अभी तक क्या था, बजट था, ठीक है। अब प्रोविंसेस का बजट जो था, प्रोविंशियल बजट को, प्रोविंशियल ये अलग किया गया है, किससे, सेंट्रल बजट से। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बजट से। तो अलग अलग बजट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू बी कॉल्ड एज द इंडियन लेजिस्लेचर। अब ये इंडिया का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, उसको नाम दिया गया है इंडिया का लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव काउंसिल को नाम दिया गया इंडियन लेजिस्लेचर। सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट की, किस 1919 एक्ट वाली सिग्निफिकेंस देखो। साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज आउटकम ऑफ इट, क्योंकि इसके बाद 1919 में फिर से शायद लूप होल्स रहते हैं, तभी तो साइमन कमीशन लाया जाता है। मतलब जो भी यहाँ के प्रोविजन है उनको एक्सटेंड करना आगे के लिए। तो कब लाना था, 1927 में, क्योंकि हर 1929 में हर 10 साल। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी ये कि उन्होंने साइमन कमीशन को लाया गया है 1927 में। अब क्वेश्चन है साइमन कमीशन का किसका आउटकम है, आपको बोलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ये पहला पॉइंट। राउलेट एक्ट आपको पता होगा, ब्लैक लॉ जिसको बोला जाता है, ब्लैक लॉ बोला जाता है, ठीक है, जिसमें जो है कौन से रिट जो होती है वो सस्पेंड होती है। आपको बोलना हीबियस कॉर्पस, आपने सुना होगा नाम हीबियस कॉर्पस, टू हैव ए बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर वो सब कुछ ब्लैक लॉ में, रोलेट एक्ट में क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब रोलेट एक्ट जो होता है, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यहां पर अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी देता है कि बोला जाता है कोई भी पर्सन अगर आप अरेस्ट करोगे, उसको कोई भी ट्रायल, कोई भी कन्विक्शन, ठीक है, उसको कोई भी ट्रायल नहीं दिया जाएगा, उसको अरेस्ट करो और बंद करके रखो उसको, ठीक है, कोई कोर्ट के सामने नहीं है। मतलब
हीबियस कॉर्पस यहाँ पर इन जनरल बोला जाता है, सस्पेंड ऑफ हीबियस कॉर्पस, ठीक है, वो राइट यहाँ पर जो होता है सस्पेंड होता था। दिस वाज इंटेंडेड एज ए स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इनको दी जाती थी, ठीक है। द वाइसराय हाउएवर रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर इनको दिया जाता था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर वाइसराय जो था, जो डायरेक्ट कंट्रोल किसके कंट्रोल में था, क्वीन के कंट्रोल में था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इसके पास पावर था वाइसराय के पास, वो क्या था, रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके हाथ में था। एंड द रोल ऑफ मोस्टली इलेक्टेड बाई कैमरल लेजिस्लेचर रिमेन्ड एडवाइजरी, ठीक है। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स वर नॉट सेटिस्फैक्टरी, सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं किया गया, कौन किस सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, सेंटर किस पे करेगा, प्रोविंस किस पे करेगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था किसके कौन। जैसे अभी आपको पता है सेंट्रल सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, और आपके स्टेट सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या है, कॉनकरेंस भी हैं आपके पास। तो कौन किसके सब्जेक्ट्स डिवाइड नहीं थे उस टाइम पे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस एक्ट का देखने को मिल रहा है कि अभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंस जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का देखने को मिल रहा है। इट वाज सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पर दूसरा स्टेप लिया गया था कि हम क्या करेंगे, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी। फीचर्स इसके, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाया गया, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, यहाँ पर प्रोविंसेस बनाए गए और प्रिंसली स्टेट्स बनाए गए थे। डेफिनेटली अगर आप देखोगे फेडरेशन, आप देखो फेडरल सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, और लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो देन आप देखो फेडरल सिस्टम यहाँ पर है। उस टाइम भी यहाँ पर क्या किया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन को लाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया, प्रोविंसेस रखा गया और प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया था। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट्स। यहाँ पर अब पावर्स को, इससे पहले वाला एक्ट जो था उसमें पावर्स की बात की गई थी, सॉरी इसमें यहाँ पर कोई बात की गई थी कि सब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर डिवाइड किया जाता है पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, 3 लिस्ट में बात की। एक तो होता है फेडरल लिस्ट हमारे पास, जो कि सेंटर विद 59 आइटम्स सेंटर के पास रहेंगे। प्रोविंशियल लिस्ट बनाया गया, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें फॉर प्रोविंसेस, जिसमें 54 आइटम्स रहेंगे, आइटम्स ऑफ वर्क रहेंगे। और कॉनकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट, मतलब जिसको बोला फेडरल और प्रोविंस रहेंगे, जिसमें 36 आइटम्स में दोनों काम करेंगे। जिस तरीके से आज आप देख रहे हो, सेंट्रल लिस्ट आपके पास है, स्टेट लिस्ट आपके पास है, कॉनकरेंट लिस्ट है। कॉनकरेंट पे दोनों काम करते हैं, सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पे गवर्नमेंट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट करता है। इस तरीके से आपको चलना है। यही आप देखोगे, इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है आजकल के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस देखने को मिल रहा है। इट एबॉलिश डायआर्ची, जो डायआर्ची मैंने ऊपर बोला था उसको खत्म किया गया था प्रोविंसेस में, एंड इंट्रोड्यूसर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी को, सॉरी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देखने को मिल रही है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायआर्ची एट द सेंटर, डायआर्ची अब लाया गया, प्रोविंसेस में डायआर्ची खत्म, लेकिन अब डायआर्ची कहां पर लाई गई है, सेंटर में। याद रखना, प्रोविंसेस में डायआर्ची थी ना, इसको खत्म किया गया और इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी गई है। लेकिन इस डायआर्ची को कहां लेकर गए, सेंटर में लेकर गए, ठीक है, अडॉप्ट किया गया वहां पर। इस तरीके से इसको घुमा रहे थे। Consequently, the federal subjects were divided into reserve and transfer। अब यहाँ पर जो फेडरल सब्जेक्ट जो थे, मैंने आपको अभी बोला था फेडरल सब्जेक्ट्स, इसको फिर से डिवाइड किया गया, इसको अलग से डिवाइड किया गया, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को मैंने पहले किया था रिजर्व और ट्रांसफर, लेकिन अब फेडरल सब्जेक्ट्स को क्या किया गया था, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेशन इन 6 आउट ऑफ 7 प्रोविंसेस। जो भी देखो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इससे पहले वाले में बात की गई थी, लेकिन इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया। यहां पर आप देखो, इससे कंफ्यूज नहीं होना सर, आपने वहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर की गई, यहां पर आप देखो, यहां पर रोल मोस्ट इलेक्टेड बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स। एक सेकंड रुको, मैंने कहां पर ये बात की थी, एक सेकंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोडक्शन की मैंने बात की थी, मिलना चाहिए इसमें पूरे कंटेंट में। बाई कैमरल, हाँ यहाँ पर है, देखो इसने क्या किया है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट बाई कैमरल एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री में। लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे भाई कहाँ गया तू, हाँ, इसने इंट्रोड्यूस किया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, वहां पर पहले किया था, लेकिन यहां पर ये फर्स्ट 7 प्रोविंस में 6 में अप्लाई कर रहा है। हाउएवर मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर पास्ड ऑन देम, प्लेस्ड ऑन देम, लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, अब यहां पर डिप्रेस्ड क्लास देखो 1909, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉरी गाइज, 1919 ये क्या था, 1935 आई थिंक, हाँ यही था। ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, होता है याद रखने के लिए।
1909 में मैंने बोला इन्होंने क्या बोला, सेपरेट इलेक्टोरेट या आप बोल सकते हो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी है मुस्लिम्स को, यहाँ पर सिख्स को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को बताया गया था, ठीक है। और एंग्लो इंडियंस और कौन थे, और एक था, छोड़ो इसको, हो गया ये वाला। लेकिन यहाँ पर 1935 आगे देखो, डिप्रेस्ड क्लास जिनको दलित्स बोला जाता है, इनको हारिजन्स भी नाम बोला जाता है, गांधी जी मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड जिनको बोला जाता है, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो 1935 डिप्रेस्ड क्लास, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स को दिया गया। तो यहां पर देखूंगा मैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वुमेन्स के लिए, लेबर्स को भी क्या रखा गया है, डिप्रेस्ड, इसके सेपरेट इलेक्टोरेट के अंडर। ये बहुत ज्यादा यहां पर था। फिर यहां पर जब ये भी पता चलता है सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को भी दिया जाता है, तो दैट में यहां पर गांधी जी, आपको फिर पता ही है, गांधी जी और इसका क्या नाम था उसका यार, इनका जो दलित्स का ये था ड्राफ्ट कमेटी जिसने बनाया था, उसका नाम अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा यार, B.R. अम्बेडकर साहब जिसको बोला जाता है, राइट। तो अब यहां पर देखो, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन्स एंड लेबर, इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज, it extends the franchise 10% of the total population, more than 10% of total population got voting rights। इसमें क्या क्या फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया। अभी किसको, इससे पहले मैंने फ्रेंचाइज की बात की थी, किसको दिया गया था, सिर्फ उन लोगों को दिया गया था, कुछ कैटेगरी के लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स के बेसिस पे दिया गया था, ठीक है, और एजुकेशन पे दी। लेकिन यहां पर फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया, कितना बढ़ाया गया, 10% फ्रेंचाइज को दिया गया है आउट ऑफ जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से 10% लोगों को और फ्रेंचाइज मिल गया, वोटिंग राइट्स, मतलब वोटिंग राइट्स उनको मिल गया, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, यहां पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा 1934, आपने सुना होगा नाम, फॉर कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एस्टेब्लिश करता है आरबीआई टू कंट्रोल द करेंसी को कंट्रोल करने के लिए और लोन को कंट्रोल करने के लिए, करेंसी और कंट्रोल की बात यहां पर की बात जा रही है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमिटी बट आल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिटी, यहां पर पब्लिक सर्विस एक तो फेडरल में भी और दूसरा यहां पर प्रोविंस में भी, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने आपको पहले फेडरल होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे कि होता है यूपीएससी होता है, दैट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आ रही बात समझ, इस तरीके से भी होता है। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट बनाया जाता है, विच वाज सेट अप इन 1937। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें की गई है इन्होंने, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें लाई गई है। इवैल्यूएशन एंड ड्रॉबैक्स देखेंगे, अब हम इवैल्यूएट करेंगे जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमने सीखा है। उसके बाद इंडिपेंडेंट एक्ट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला अच्छा सा इंपॉर्टेंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहाँ से की गई है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। अब यहाँ पर गवर्नमेंट, अच्छा ये तो बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। इवैल्यूएशन एंड ड्रॉबैक की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो नो प्रेम्बल, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेम्बल, द एम्बिग्यूटी, यहाँ पर जो था जो एम्बिग्यूटी जो थी, जो अनक्लियर जो दिया गया था, ठीक है, द एम्बिग्यूटी ऑफ द ब्रिटिश कमिटमेंट टू डोमिनेंट स्टेट्स, यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जो डोमिनेंट स्टेट्स की बात की गई थी, ये कुछ एम्बिग्यूटी में था। नो बिल ऑफ राइट्स, मतलब मीन्स नो राइट्स वेयर गिवन, कोई बिल ऑफ राइट्स नहीं, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स जो आज आपको देखने को मिल रहा है, और आज आपको प्रीएम्बल भी देखने को मिल रहा है। न्यूमरस सेफगार्ड्स एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है, वर्कड एज ब्रेक, ठीक है, इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट। इन प्रोविंसेस गवर्नर स्टिल हैड एक्सटेंसिव पावर, प्रोविंस में गवर्नर्स को एक्सटेंसिव पावर स्टिल देखने को मिल रहा था। उसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स प्रमोटेड सेपरेट टेंडेंसीज विच रिजल्ट इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसका इंपैक्ट देखो ना क्या देखने को मिल रहा है, जो ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो बनाए हैं इन्होंने बेस जो तैयार की है कम्युनल इलेक्टोरेट्स के, मुस्लिम्स को अलग किया, सिख्स को अलग किया, दलित्स को अलग किया गया। आप खुद देखो पर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा था 1947 वाला। तो दैट मीन्स आप खुद देख सकते,
इस तरीके से एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी, इवैल्यूएशन। जो भी आपने पढ़ा आपको क्या देखने को मिला, लास्ट पे हुआ क्या इंडिया का, जो इन्होंने पिछले 100 सालों से स्टेप्स लिए हैं 1947 तक, क्या देखने को मिला, फाइनली आपको देखने को मिल रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। क्योंकि क्यों, ये कहां से आइडिया है, ये तो इन्होंने पहले से, अगर आप देखोगे लॉर्ड कर्जन का भी जो रोल था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वहां पर भी इसने ये वेपन इस्तेमाल किया था। तो पहले से ही इन्होंने लोगों के जहन में डाला था मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और लास्ट पे तो वही हो गया जो इनका मेन मकसद था, लोगों को आपस में लड़ाओ, और लास्ट में जब आपस में लड़ने लगे तो उनको आपस में दुश्मनी हो गई, एनिमीज बन गए हिंदूज मुस्लिम्स। पहले ये एक ही था, क्योंकि ये सीड उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डाला था उनके जहन में, और आखिरकार जब लास्ट पे कोई हल ही नहीं निकला, फिर लास्ट पे पार्टीशन हो गया। ये इवैल्यूएशन होता है, ये एनालिसिस होती है। द एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट प्रमोटेड सेपरेट, जो इन्होंने एक्सटेंशन दिया था कम्युनल, पहले तो मुस्लिम्स को, फिर 10 साल के बाद दिया था किनको, दलित्स को, सॉरी क्या बोलते हैं इनको यार, सिख्स को दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को दिया गया है, उसके बाद दलित्स को भी दिया गया है, इस तरीके से मतलब अलग अलग करने लगे जिसकी वजह से फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है देखने को मिल रहा है। द एक्ट प्रोवाइडेड ए राइट रिजिड, ठीक है सॉरी राइट नहीं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप देखोगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हैं कहीं पर, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबल कब है, रिजिड कब है, ये हमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो था, ये बिल्कुल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ, राइट ऑफ अमेंडमेंट वाज रिजर्व्ड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। अमेंडमेंट अगर करना होता तो ये पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ही था। कारण क्या था, क्या काजेस थे इसके, टू इनकॉर्पोरेट रिकमेंडेशन साइमन कमीशन, मेन इनका ये था कि साइमन कमीशन रिकमेंडेशन उनका इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए ऐसा हो गया। ये रिस्ट्रिक्शंस, इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इम्पैक्ट हुआ था, तब इन्होंने ये चीज़ें की गई थी, उसमें पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। यहाँ जिसको साल्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी इन 1930, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32, याद रखना 1931 वाली जाए, दैट में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसमें ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब गांधी जी और सरोजनी नायडू जो हैं वो पार्टिसिपेट करते, लेकिन इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहता। और तीनों जो है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 31, 31 और 32, तीनों के तीनों लंदन में होते हैं। और पहले में को सभी ज्वाइन करते हैं, लेकिन गांधी जी ज्वाइन, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन नहीं करता। सेकंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ज्वाइन करता है। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम गांधी अरविंद पैक्ट होता है, उसके बेसिस पे फिर क्या होता है, वो तैयार हो जाता है गांधी जी वहां पर, और वो सिविल डिसोबीडियंस को क्या करता है, स्टॉप करता है, विड्रॉ करता है, और वहां पर चला जाता है लंदन में। और यहाँ पर अरविंद क्या करता है, अरविंद उनको पॉलिटिकल प्रिजनर जो होते हैं उनको अरेस्ट किया होता है, उनको छोड़ा जाता है, एक्सेप्ट राजगुरु भगत सिंह और सत्यपाल, ठीक है, फिर उनको फांसी दी जाते हैं। 1932 में तो कोई जाता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको आता है अगस्त ऑफर, शायद अगस्त ऑफर ही आता है, आई थिंक, हाँ अगस्त ऑफर ही शायद आता है उसके बाद जो कंक्लूड होता है। टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ गांधी अरविंद पैक्ट, इसमें क्या किया, गांधी अरविंद पैक्ट को इनकॉर्पोरेट, हाँ ये तो लिखा गया है यहाँ पर, टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ पुणे पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, जो मैंने अभी बोला था, जो आपको जब जो ही डिप्रेस्ड क्लासेस को क्या किया गया है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, और इनको बोला गया हम आपको सीट्स एक्स्ट्रा दे देंगे। तो गांधी जी परेशान हो गया था, क्योंकि गांधी जी उस टाइम जेल में था, और फिर आगे इंपॉर्टेंट लीडर्स आ गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू टाइप वाले लोग आगे, वो मिले बी आर अम्बेडकर से, बोला गया कि बापू ने भूख हड़ताल लगाई है जेल में, अगर उसको कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, उससे अच्छा उसके साथ बात करो। तो फिर बी आर अम्बेडकर उससे मिलने गए, उसके साथ बात की, और बात ये होगी, गांधी जी ने उसको बोला अगर आपको वो 50 सीटें दे रहे हैं डिप्रेस क्लास के, मैं आपको 100 दे दूंगा, लेकिन आप मत जाओ उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि ये जो हरिजन जो हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कम्युनिटी का, और इनको बोला जाता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इनको बोला जाता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही है। और पुणे पैक्ट जो हुआ था वो गांधी और अंबेडकर के बीच में ही हुआ था 1932 में। Did you understand what I'm trying to say? इस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करना होता है, ना कि आप लाइन पढ़ोगे तो बस, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकते हैं ना। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, जिसमें क्या किया जाता है, 2 डोमिनेंस बनाए जाते हैं, एक होता है पाकिस्तान और एक होता है इंडिया, ठीक है। पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को होता है इंडिपेंडेंट, और उसके बाद आराम से इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस एक साइड से खुशी भी थी, एक साइड से बहुत दुख भी था। क्यों दुख था, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो था ये 2 पार्ट्स में हुआ था। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, ये वाला पोर्शन में इस तरीके से आपको दिखाता हूं, और ये वाला पोर्शन में आपको दिखाऊंगा, ये वाला पोर्शन में आपको दिखाऊंगा। ये वाला पोर्शन जो था यहाँ पर मुस्लिम्स थे, ठीक है, और यहां पर भी मुस्लिम्स थे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां के मुस्लिम जो है उनको आना पड़ा यहां पर, ठीक है, यहां के मुस्लिम उनको पूरा ट्रैवल करना पड़ा, और ट्रैवल करते करते क्या होता था, बहुत लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा ये हो गया था, तो लोगों को हिंदूज भी मरे,
ठीक है, बहुत हिंदूज का भी खून बहा, मुस्लिम्स का भी खून बहा इस मारदाड़ में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, पार्टीशन हो गया और ये बन गया फिर पाकिस्तान, और ये बन गया इंडिया, और ये बन गया यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से बना, और बीच वाला पूरा पोर्शन जो मैं लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, ये अभी वाला प्रेजेंट वाला है, इंडिया है, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर एक और अगर मैं बना दूंगा तो यहाँ पर जो है आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और यहाँ पर म्यांमार मैंने बनाया जिसको बर्मा उस टाइम का बोलते हैं। यहाँ पर मैं अगर बना लूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर बना के चाइना बना लूँ, इस तरीके से चाइना बना लो, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बना अफगानिस्तान में बना लो, यहाँ पर क्या बना लो, श्रीलंका। ये विजुअलाइजेशन पता होनी चाहिए कैसे क्या चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, देखो हुआ क्या, क्या काजेज थे, क्या कारण थे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, रीजंस बताओ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रीजंस दैट इंडिया gets divided into two parts, that is partition happened. What were the reasons, what were the important causes, कारण क्या थे, मतलब reasons क्या थे। World War II and British indulgence in it which weakened Britain's economy। इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट, इंडिया की आज़ादी की बात की जा रही है। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वार सेकंड कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक एक वर्ल्ड वार हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसकी वजह से ये ब्रिटिशर्स पूरे वीक हो गए थे। जो ही वीक हो गए थे सेकंड वर्ल्ड वार में, तो इसका मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली वीक हो गई। सारा कहाँ पर लगा, जो इनके पास पैसा वैसा था वो वार में लगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, वार से अवॉइड होना होता है, ठीक है, जिसके आप नहीं तो वीक हो जाता है। मैं आपको एक लेमन एग्जांपल बताऊंगा कैसे आप वीक होते हैं। जैसे कि आप मतलब आप घर पे बैठे हो, आपको किसी के साथ लड़ाई हो गई किसी लैंड के ऊपर या और भी कुछ किसी की चीज़ के ऊपर। तो दो घर हैं, ये घर ए है, ये घर बी है, हाउसेस दो हैं, तो आपस में लड़ाई होगी तो कोर्ट किया, हाउस बी ने कोर्ट केस किया, हाई कोर्ट में केस किया, ए भी अब कोर्ट लड़ रहा है, बी भी कोर्ट लड़ रहा है, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, ये भी खर्च हो रहा है, इसके भी खर्च हो रहे हैं, ये भी खर्च, तो ये इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। फाइनली ये क्या करेंगे, अरे बोलेंगे भाई सामने आ जाओ, हम बरादरी करेंगे, हम आपस में बातें करेंगे, फिर इसको मसले को हल करेंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे पैसे कोर्ट में खर्च हो जाते हैं और टाइम तो होता ही है। तो दैट मीन एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी इनकी इकोनॉमी वीक हो गई थी, क्योंकि ये एंगेज कहाँ पर हो गए थे, वार की तरफ, और यहाँ पर लोगों का वार क्या था, ये कोर्ट की तरफ एंगेज हो रहे हैं। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में इस चीज को समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आपको पता है, आपने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस, आपने पढ़ा होगा, बोस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ हिस्ट्री में। अगर मैं हिस्ट्री के मैराथन सेशंस में लेकर आया तो आई विल टीच यू द हिस्ट्री आल्सो, ठीक है। द रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी आउटसाइड इंडिया एज वेल एज इंडिया, जो इंडियन नेशनल आर्मी का रोल भी रहा काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी। आपको पता है बर्लिन में वो चला गया था, बहुत जापान में चला गया था, तो यहाँ पर इसका भी रोल रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। क्रीप्स प्रपोजल, क्रीप्स मिशन आया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च जो गांधी जी ने किया था, ये ऐसे टूल्स थे जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश इंडिया जो है यहाँ पर वीक हो गया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 विच प्रोवाइड फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्लान के जरिए से, आपको बोला कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। रिवोल्ट ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, रिवोल्ट इंडियन नेवी का और इंडियन आर्मी का रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, आपको पता होगा 1857 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था। प्रोविजंस क्या है इसके, किसके प्रोविजंस, जो आपने जो ये एक्ट है जिसको बोला इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है। एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरिंग स्टेट। यहाँ पर देखो सॉवरिंग स्टेट मैंने अभी आपको पहले बोला भी था, अगर नहीं ये मैं प्रेम्बल में हमें पढ़ना है, सॉवरिंग स्टेट का मतलब ये होता है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई भी डोमिनियन आप नहीं बोल सकते, कोई किसी के अंदर नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसके डिसीजन मेकिंग पावर्स खुद होते हैं, ठीक है, ना तो ये डिपेंड रहता है किसी के ऊपर, ना तो ये डोमिनियन होता है, ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सॉवरिंग स्टेट बनती है इंडियन स्टेट। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिपेंडेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट की मैं बात, इंडिपेंडेंट को ध्यान में रखना है, दैट मीन सावरिंग, इंडिपेंडेंट का मतलब सावरिंग स्टेट बनता है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। एबॉलिश पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यहाँ पर किस एक्ट में बताया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खत्म किया गया, आपको बोलना है, वो है आपको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ, ठीक है, एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट हेड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हेड्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर
टू एक्ट एज, ये एक्ट क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट के हेड्स होते हैं। अब ये गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर्स नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हेड्स बन गए। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, यहाँ पर सिविल सर्विस की जो अपॉइंटमेंट है उसको खत्म किया गया। एंड रिजर्वेशन बाय द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, अबॉलिश किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भी खत्म किया गया और सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट की भी खत्म की गई। जो बाहर से आते थे यहाँ पर सिविल सर्विस की अपॉइंटमेंट होती थी, ठीक है, बाहर का एग्जाम वो क्वालिफाई करते थे, ठीक है, एग्जाम देते थे, फिर उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था इस तरह से। इट एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने एम्पावरमेंट दिया, एम्पावर किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, पाकिस्तान और इंडिया की, मतलब ऑफ द टू डोमिनेंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप अडॉप्ट करो अपने हिसाब से, अपने नेशन के हिसाब से। टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, आप कोई भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट को रिपील कर सकते हो, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इटसेल्फ, जो आपका इंडिपेंडेंट एक्ट है इसको भी रिपील कर सकते हो। आप अगर हमारे तरीके से नहीं चलना चाहते हो, आपको अपनी मर्जी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी करना है, ठीक है, ठीक है। क्राउन सीज टू बी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन थी, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश क्वीन, उसको खत्म किया गया, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। डोमिनियन स्टेट्स वाज गॉन, आपको याद रखना इनको डोमिनियन इंडिपेंडेंट स्टेट दिया गया है, सावरिंग स्टेट्स दिए गए हैं इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन का याद रखना है। माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लेकिन ब्रिटिश वाला गवर्नर जनरल था, उस टाइम ब्रिटिशर्स थे, अभी ब्रिटिशर्स निकल गए यहाँ से। मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने अनाउंसमेंट ये की है कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे। जो ही इन्होंने ये इंडिया को, ये नहीं कि आज इन्होंने बोला इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, कल ब्रिटिशर्स निकले, अरे उनको तो 5-6 महीने, 1 साल 2 साल लगेंगे ना यहाँ से निकलने के लिए, इस तरीके से होता है। तो जो ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, तो यहां पर क्या बोला गया, उस टाइम माउंटबेटन क्या था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, लेकिन वो क्या बन गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फ्री इंडिया आप बोल सकते हो, फ्री इंडिया बोल सकते हो यहाँ पर। राजा गोपाल आचार्य लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल रहा कहाँ का, फ्री इंडिया का, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, ये पहला इंडियन गवर्नर जनरल भी रहा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट कमिंग्स या क्रिटिसिज्म क्या किया गया, गेट इंडिपेंडेंस बट डिवाइड इन 2 पार्ट्स, हमें इंडिपेंडेंस तो मिली लेकिन दुख भी था और खुशी भी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस वाज मच डिलेड, इंडियन इंडिपेंडेंस को डिले किया गया, आपको खुद पता है बहुत डिले हो गया। फॉर प्रिंसली स्टेट्स द प्रोविजन वाज मेड दैट दे वर फ्री टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, ऐसा प्रोविजन बनाया गया कि प्रिंसली स्टेट्स को मर्जी है कि वो पाकिस्तान के साथ रहे या इंडिया के साथ रहे या इंडिपेंडेंट रह सकते, 3 ऑप्शंस दिए गए इनको। ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट यूनिट का रिवीजन, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। इसको इसलिए टाइम लगा इस वाले एक्ट को क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है और इसको इस तरीके से इसलिए समझना था क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन मिलता है आपको, आपने पढ़ा होता है लेकिन आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते चीज़ों को। दैट इज वाई आई डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है एंड इसको कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो WS एकेडमी को, वहीद सर एकेडमी को, और जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।